नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं यहाँ पे 4 और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल नहीं है। अ हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टिंग अ वेट, तो वो तो मूव करता है, टू एंड फ्रो एसएचएम होता है। द बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, जो बैलेंस व्हील होता है वॉच का वो। द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, और तीसरा है द स्ट्रिंग ऑफ वायलिन। सो भाई वायलिन की स्ट्रिंग तो वाइब्रेट करती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, हैंगिंग स्प्रिंग भी ऐसे ही करता है, बैलेंस व्हील ऑफ वॉच भी ऐसे ही करता है। वाहिद जो व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल है वो सिर्फ रोटेटरी मोशन करता है, स्पिन करता है, रोटेट करता है। तो अगर वो सिर्फ रोटेट करता है तो वो एसएचएम तो नहीं है, क्योंकि एसएचएम की पहली कंडीशन तो है टू एंड फ्रो मोशन, एंड व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी एग्जाम्पल एसएचएम की नहीं है। नंबर 5, पिच डिपेंड करती है, तो ये तो सीधा सीधा फैक्टर है। पिच डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पर या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पर। जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो पिच भी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच कम होती है। और वो डिपेंड करती नहीं लाउडनेस पे, वो डिपेंड करती नहीं डिस्टेंस पे, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पर। नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस। स्पेस में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, तो मिक्सअप नहीं करना है। 332 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में है, क्योंकि साउंड ट्रैवल नहीं करता है स्पेस से। साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत होती है किसी न किसी मीडियम की, और क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम है नहीं, वैक्यूम मौजूद है, खाली जगह है, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है ही नहीं, साउंड ट्रैवल नहीं करता है इन स्पेस। और यही वजह है कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के धमाके वगैरह सन पर हो रहे हैं, स्टार्स पर हो रहे हैं, उनका साउंड हमें नहीं मिलता ज़रा बराबर भी। वजह यह है कि साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता थ्रू स्पेस, यानी कि थ्रू वैक्यूम। ओके, फर्स्ट है एमसीक्यूज 2011। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो एग्जांपल होती हैं ऑडियो वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या शॉक वेव्स। तो अर्थक्वेक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स होती है, यानी कि जो साउंड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्स। इसी वजह से हम उन्हें सुन नहीं सकते, सो वो ऑडियो वेव्स में शुमार नहीं होती। और वो तमाम की तमाम वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो कहलाती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। सो याद रखिए अर्थक्वेक वेव्स जो है वो इंफ्रासोनिक वेव्स की ही एग्जाम्पल हैं। नंबर 9, दिस इज कंप्रेशन वेव। ये कंप्रेशन वेव है, यानी कि उस वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पाए जाते हैं। एक्सरेज आर नॉट, लाइट वेव्स आर नॉट, रेडियो वेव्स आर नॉट, ठीक है ना। और वैसे एक बात है, लाइट वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इससे पहले वाली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, और इन सब में क्रस्ट एंड ट्रफ पाया जाता है। वाहिद जो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव स्टडी करी है वो है साउंड वेव्स। सो compression, this is a compression wave and that is sound waves. If दो tuning forks हैं, if two tuning forks of frequencies 256 hertz and 260 hertz are sounded together, the number of beats per second will be। तो आसान तरीन फार्मूलों में से एक फार्मूला है बीट फ्रीक्वेंसी का, इसको एफ बी से शो करते हैं। और एफ बी होता है बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी में से दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे लिहाज से एफ टू बड़ी वैल्यू है, एफ वन छोटी वैल्यू है, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है, एक हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्स, सो F2 की जगह पर हम लिख देंगे 260, और F1 की जगह पे हम लिख देंगे दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है 256। सो 260 माइनस 256 हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आएगी कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बीट्स होंगी, और जाहिर सी बात है 260 माइनस 256 आ जाएगा 4 बीट्स पर सेकेंड। नंबर 2, द एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल जो हम साउंड का मेजर करते हैं उसका एस आई यूनिट क्या है, तो वो बड़ा कॉमन है। एस आई यूनिट है डेसिबल। जब भी हम आवाज़ की शिद्दत की जो मिकदार है उसको नापते हैं, उसके लेवल को मेजर करते हैं, तो वो हम करते हैं, वैसे तो यूनिट बेल है, लेकिन जो एस आई यूनिट है जो हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को, वो हम करते हैं डेसीबल में। नंबर 6, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन। वो फ्रीक्वेंसी जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेव प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/λ, या लैम्डा की जगह पर हम लिख देते हैं लेंथ, तो ये हो जाता है बराबर 2L के, ठीक है ना। अगर एक लूप बन रहा है
तो 1/12 और अंडर रूट यहाँ पर आता है टेंशन यानी कि कितना हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया हुआ है डिवाइडेड बाय म्यू, और म्यू होता है उसकी लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है इन्वर्सली, टेंशन, टेंशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और लीनियर डेंसिटी पे इन्वर्सली। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। 13 साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी इस्तेमाल करी है सिंपल पेंडुलम में, और वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होती है जब थीटा स्मॉल हो। और कितना स्मॉल हो, तो याद रखिए अगर साइन थीटा बराबर है थीटा के, तो थीटा का 1 रेडियन से छोटा होना ज़रूरी है। जब भी एंगल 1 रेडियन से छोटा होता है तो उसके नतीजे में आप देखते हो कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाता है थीटा के। सो 2013 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पावर लॉ डिटरमाइंस, पावर लॉ क्या डिटरमाइन करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पावर लॉ पावर से रिलेटेड हरगिज नहीं था। पावर लॉ जो है हमारे चैप्टर नंबर 8 यानी कि वेव मोशन एंड साउंड से रिलेटेड है, और पावर लॉ की मदद से हम लोग फाइंड कर लेते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और वो ये है कि पावर लिख दो, तो ना पावर है ना इंटेंसिटी ना ही वर्क, इट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन एयर इज। तो बीट्स का टॉपिक है, उसमें ये बात भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। मैक्सिमम बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स जो कि कोई इंसानी कान सुन सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, वो है 7 बीट्स। इसी वजह से याद रखिए हम जब बीट्स की डेफिनेशन बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, और वो जो डिफरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 7। Question number 10. The wave enters from one medium to another medium, no change occurs. किस चीज़ में चेंज नहीं आता अगर कोई वेव एंटर करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो याद रखो स्पीड में तो चेंज आता ही आता है, ठीक है। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई वेव एंटर हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि स्पीड तो चेंज होती है, ये बात हो गई गलत। अच्छा जी, अब उस लिहाज से वेवलेंथ पे भी फ़र्क पड़ता है। जो वेवलेंथ किसी मीडियम में होती है वो एक्चुअल वेवलेंथ से कुछ अलग होती है, यानी कि वेवलेंथ भी चेंज होती है। अच्छा जी, अब आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और साथ में आ रहा होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। जब वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, तो यकीनन इन दोनों का जो रेशो है वो सेम रहेगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। और दूसरी बात, अगर इस तरह से नहीं समझते तो इस तरह से समझो कि वेवलेंथ मैंने बता दिया चेंज होती है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर, कि जब हम लोगों ने थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ा था तो देखा था वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड तो चेंज होती है, और फिर एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, और वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिए जब एक वेव एंटर करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। नंबर 15, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है। ओके तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं, अपने आप पता लग जाएगा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड यानी कि टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई, और साथ साथ फिर वैल्यू आती है 2 पाई के अलावा वैल्यू आती है अंडर रूट एल ओवर जी के, ठीक है ना। लेंथ आती है और यहाँ पे आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी। तो बात यह है कि डिपेंड करती है किस पर, मास पे। मास आ नहीं रहा है फॉर्मूले में, और मास के तो इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद बात आ गई लेंथ की, तो भाई लेंथ पे तो डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है जिसमें लिखा है बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही है सही आंसर, बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑडिबल वेव्स। क्या हम उन्हें सुन सकते हैं, तो नहीं, अर्थक्वेक की वेव्स को हम नहीं सुन सकते, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही गलत गया। इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है, हाँ इंफ्रासोनिक हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी वेव्स हम लोग सुनते नहीं है, तो इंफ्रासोनिक हो सकती हैं। लेकिन चलो आगे देखते हैं। आगे शॉक वेव्स, नहीं वो शॉक वेव्स नहीं होती। शॉक वेव्स में ये डॉपलर इफेक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ पर है नहीं। और ये हो गई अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये हो जाता है कि वो आवाज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा चुभती हुई पतली सी होगी। हालांकि जो अर्थक्वेक
प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ही जो है वो भारी किस्म का साउंड होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होती हैं, और इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा इंफ्रासोनिक वेव्स का। तो याद रखना है अर्थक्वेक वेव्स जो है वो एग्जाम्पल है इंफ्रासोनिक वेव्स की, और बाकी के तीनों ऑप्शन मैंने बता दिया कि क्यों गलत हो रहे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव विल बी, दो कंसेक्यूटिव नोड्स जो होती हैं स्टेशनरी वेव में फॉर्म होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक स्टेशनरी वेव बना लेते हैं जो कि ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जांपल वो वेव यहाँ से ट्रैवल करती हुई जा रही है, यहाँ से उसका ट्रफ बनता है, और फिर अगेन यहाँ पर हमें उसका क्रस्ट नज़र आता है। तो नतीजे में जो स्टेशनरी वेव बनती है वो इसी तरीके से बनती है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट लाई करे, और ये यहाँ तक बन जाएगी। ठीक है, और जो नोड्स हैं वो ये होते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन ना, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम जो है वो आप देखोगे कि वेव का एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब एक वेव होती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना इस वेव के अंदर, ये होगा 1 लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि एक दो कंसेक्यूटिव नोड्स जो हैं, यानी कि दो लगातार नोड्स के दरमियान का फासला, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो यकीनन वो बराबर होगा लैम्डा के आधे के। इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा लैम्डा बाय 2 का। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव विल बी लैम्डा बाय 2। इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड विल बी। ठीक है, अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसके मास को डबल कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं ताकि देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल, यानी कि जो भी उसकी लेंथ है, ओवर जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मास को डबल कर दें, तो एक्चुअली आप देखो तो इस फार्मूले के अंदर मास कहीं पर है ही नहीं। ठीक है ना, तो मास इसका मतलब वो डिपेंड, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता ही नहीं है मास पे, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और वैल्यू ऑफ जी पर। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि सही ऑप्शन होगा रिमेन्स द सेम। ठीक है, और ये आप लोग एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें आप लोग प्रूफ करते हो कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। ठीक है, सिर्फ वो लेंथ पर डिपेंड करता है और वैल्यू ऑफ जी पर। The velocity of a wave length lambda and frequency nu is given by, तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है, v बराबर होता है न्यू लैम्डा के, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये तो बहुत ही कॉमन फार्मूला है जो कि हम लोग यूज़ करते रहते हैं। द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड याद रखना है, ऑडिबल साउंड जो कि हम सुन सकते हैं, तीन किस्म का साउंड होता है। ठीक है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और जो हम सुन सकते हैं वो होता है ऑडिबल, और ऑडिबल होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से कम जो होता है वो इंफ्रासोनिक होता है, जो 20,000 से हर्ट्ज ज़्यादा होता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। बट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। फिर क्वेश्चन है 15, टू वाइब्रेटिंग बॉडीज हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस, तो पोलराइजेशन प्रोड्यूस नहीं करती, रेजोनेंस नहीं करती, इको प्रोड्यूस नहीं करती, वो प्रोड्यूस करती हैं बीट्स। तो बीट्स की डेफिनेशन ही यही है, उसका जो पूरी वर्किंग है वो यही है कि बीट्स तब प्रोड्यूस होती है, रिजल्टेंट साउंड होता है जो जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, लेकिन जब जब दो बॉडीज वाइब्रेटिंग बॉडीज हों जिनकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा फर्क हो, और वो थोड़ा सा फर्क ज़्यादा से ज़्यादा 7 का हो सकता है, 7 का। If the frequency of fifth harmonic of a vibrating string is 200 हर्ट्ज, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। पांचवें हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 200 है, तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करनी है। फॉर्मूला होता है एफ एन, यानी कि जिस भी हार्मोनिक की बात हो रही है वो बराबर होता है एन एफ वन के, यानी कि कितने लूप्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कराते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि एफ वन से। तो यहाँ पे हमें एफ एन कितना गिवन है, एफ एन यानी कि जो पांचवा हार्मोनिक है ना 5 लूप्स के लिए, वो हमें गिवन है 200 के बराबर, और n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमें गिवन है 5 हार्मोनिक्स। और F1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो जाहिर करता ही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। सो F1 की वैल्यू के लिए क्या कराएंगे, 200 को डिवाइड कराएंगे 5 से। सो यहाँ पे क्लियरली आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 5,
5 वंस आर 5 और 5 फोर्स आर 20, यानी कि ये हो जाएगा 40 हर्ट्स। तो ये जो ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअली ये 40 हर्ट्स है और इसी को आप सही ऑप्शन कहोगे। 40 हर्ट्स है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। बाकी 5, 25 और 100 तो खैर है ही गलत। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 40 हर्ट्स होगी, तभी पांचवें हार्मोनिक का आंसर 200 हर्ट्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम नहीं है, वो एट 0 डिग्री सेल्सियस है। साउंड ट्रैवल ही नहीं करता वैक्यूम में। साउंड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप पढ़ोगे, साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी है कि उनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, तो साउंड स्पेस में ट्रैवल करता ही नहीं है, वैक्यूम में ट्रैवल करता ही नहीं है। सो राइट आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। और यही उस साइंटिफिक रीज़न का भी आंसर है कि जो एक्सप्लोजन्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ऑन सन, ऑन द सरफेस ऑफ सन, ऑन द कोर ऑफ सन, उनकी आवाज़ें हम क्यों नहीं सुन पाते? तो वजह यह है कि दरमियान में वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करता ही नहीं है। Number 11, the distance between two consecutive notes of a transverse stationary wave is equal to। ठीक है, कोई ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है, और फिर वो कहीं से टकरा कर वापस आ रही है, जिससे स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, तो ये बन गई हैं स्टेशनरी वेव्स। अब बात ये है कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान में, नोड्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये है, जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, और जैसे कि ये पॉइंट है। तो कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? ये बराबर होता है आधी वेवलेंथ के, यानी कि आधे लेमडा के, लेमडा बाय 2, क्योंकि आपको पता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस 1 लेमडा होता है, तो ये हाफ लेमडा होगा। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, लेमडा बाय 2। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर किया जाता है, तो याद रखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होता है कितनी एनर्जी साउंड ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर साउंड ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सही है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर पावर आपको मेजर करनी है, इंटेंसिटी सॉरी मेजर करनी है, तो वो क्या होती है? वो होती है एनर्जी कितनी ट्रांसफर कर रहा है डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया में कितना, और पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा A इंटू टी। ये चीज़ बराबर होती है इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो भी है। तो ठीक है, अभी हमें क्या है, हमें यूनिट्स गिवन है, तो उसमें से देखना है कौन इस वाले फॉर्मूले पर एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले याद रखो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो एनर्जी के यूनिट की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर आ गया यूनिट जूल का। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और यहाँ पर ये जो जूल पर सेकेंड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, सिर्फ जूल पर सेकेंड, ये बराबर होता है वॉट के, यानी कि इसका एक यूनिट बन सकता है। जूल पर सेकेंड को अगर हटाया जाए तो इसका यूनिट बनेगा, जूल पर सेकेंड की जगह पर आएगा वॉट। और एरिया का तो हमें पता ही है यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। दैट इज फर्स्ट चॉइस, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द unit of intensity of sound. Question number 10, the temperature of air rises, the speed of sound waves increases because। क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर राइज होने की वजह से? पहला ऑप्शन, वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस, क्या वेवलेंथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है? या फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीज, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है? बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, या फिर नीदर फ्रीक्वेंसी नॉर वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का वो है वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस। वेवलेंथ बढ़ जाती है, इस वजह से आप देखोगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ जाती है इन केस ऑफ टेम्परेचर राइज। क्वेश्चन नंबर 2, बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन टाइम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स? नो, वो प्रोड्यूस होती हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन टाइम। और बीट्स की डेफिनेशन भी ये है
कि जो पीरियोडिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है साउंड में, जिसमें इंटेंसिटी पीरियोडिकली बढ़ती है, कम होती है, वो तब होती है जब दो साउंड वेव्स इंटरफेयर करें जिनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है, तो एक फॉर्मूला याद होगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के, यानी कि 1 टाइम पीरियड के। और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टी एंड एफ कितना होगा, तो भाई ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके अगर होगा मल्टीप्लाई, तो एफ और टी का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, एफ और टी का प्रोडक्ट बराबर आएगा 1 के। सो एफ इंटू टी इज इक्वल टू 1, तो हमारा पहला वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। The product of frequency and time period is 1. वेबर फैशनल लॉ चैप्टर नंबर 8 में लाउडनेस से रिलेटेड है, और वेबर फैशनल लॉ के मुताबिक जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के, यानी कि L इज प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ I।